हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा है। उसी कंटिन्यूशन में हम आगे के लेक्चर्स लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से पहले आप वो लेक्चर सब देख चुके होंगे और आपको समझ में आए भी होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे वीडियो लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी समस्या है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। क्या चीज़ आपको हमारे लेक्चर्स में पसंद आ रही है आप हमें बताइए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। The total number of possible phase sequence of a three-phase AC system is 0, 1, 2, 3. Correct option is C, 2. इस तरह से चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, in a three-phase system, the order in which the voltage attain their maximum positive value is called phase sequence. ठीक है, there are three voltages or EMFs in three-phase system with the same magnitude, but frequency is displaced by angle of 120 degree electrical. ठीक है दोस्तों, वैल्यू हमारा सेम है लेकिन जो उनके बीच का एंगल है वो डिफरेंस है, यानी फेज का डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे समझ। कंसिडर द आर वाई बी एंड द थ्री फेज ऑफ द सप्लाई सिस्टम। टेकिन एन एग्जाम्पल, if three phase of a coil are named as RYB, then the positive phase sequence will be RYB, YBR or BRY, also called clockwise sequence. ये important है, clockwise sequence होने कैसे समझिए, आर वाई बी। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप अब देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज अगर आप जाएंगे तो आर वाई बी, या फिर आप यहाँ से कीजिए वाई बी आर, यहाँ से शुरू कीजिए बी आर वाई। तो अगर इस तरह का सीक्वेंस है तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। करेक्ट है, सी डब्ल्यू। क्लियर है। सिमिलरली द नेगेटिव फेज, इन नेगेटिव फेज की अगर हम बात करें, ये पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव। अगर हम इसी तरह से नेगेटिव फेज की बात करें तो यहाँ पर होगा आर बी और वाई। ठीक, क्लियर है, आर बी वाई रेस्पेक्टिवली, और बी वाई आर, बी वाई आर। ठीक है, लेकिन इसमें हम जो मूवमेंट करेंगे वो आपका एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्लियर थोड़ा सा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो नेगेटिव में होगा आर बी वाई बी वाई आर वाई बी, नॉन एज एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस। ठीक है, आर बी वाई, तो यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज, या वाई आर बी, क्लियर है, या बी वाई आर, तो यहाँ पर जो हम हमारा जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, इसको नेगेटिव पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर अ थ्री फेज सिस्टम देयर आर ओनली टू पॉसिबल फेज सीक्वेंस, आर आर वाई बी और आर बी वाई, corresponding to two possible direction of an alternator rotation. Phase rotation has no impact on resistive load, but it will have an impact on unbalanced reactive loads, as shown in the operation of phase rotation dictator circuit. ठीक है, डिक्टेटर सर्किट हमने यहाँ बनाया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए इसको। फेज रोटेशन कैन बी रिजर्व बाय स्वैपिंग एनी टू ऑफ द थ्री टर्मिनल्स सप्लाइंग थ्री फेज पावर टू द थ्री फेज। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ तक अब तक समझ आया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। ठीक है,
phase rotation can be reversed by swapping any two of the three terminals supplying three phase power to the three phase load. ओके, अब देखिए यहाँ जो हम फिगर की वो बात कर रहे थे वो इस तरह से समझ, होप मैं आप यहाँ पर प्रॉपर बना पाऊँ। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है इसको बिना मतलब हाथ से थोड़ा सा बनाना यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप हो गया, तो मैंने कहा आर, ठीक है। के बाद हम बी बना लेते हैं, बी आपका इस तरह से बना, ये मेरा बी हो गया। इसी तरह से आपका वाई बन जाएगा, ठीक है। ये आपका वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको वाई दोबारा से बनाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ बन गया, ठीक है। अब देखिए ये जो टोटल बी तक आपका डिफरेंस हो गया, ये आपका हो गया है 240 डिग्री, और ये यहाँ केवल ये वाई तक का डिफरेंस जो हो गया ये हो गया है 120 डिग्री, और यहाँ पर ये जो इतना डिफरेंस है ये है 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से है ये फेज रोटेशन का आपका इस तरह से दिखाया गया है, क्लियर है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर समझ आया होगा। देखिए फिगर उतना प्रॉपर नहीं बना है, और आपके लिए हम कहीं से अरेंज भी नहीं कर पाएंगे इस समय। अगर लगेगा तो फिर से हम कहीं और पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर फिगर हम ढूंढ के इसको आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं समय ना खराब करते हुए। इन डेल्टा कनेक्शन लाइन द करंट लैग्स बिहाइंड द फेज करंट फाई। डेल्टा कनेक्शन की दोस्तों बात की, स्टार डेल्टा दो तरह के कनेक्शन हम जनरली यूज करते हैं थ्री फेज में, तो उसी से रिलेटेड ये एक तरह का क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब लाइन करंट लैग्स बिहाइंड द फेज करंट, करेक्ट ऑप्शन इज 30 डिग्री, ठीक है। क्या क्या है किस तरह से है थोड़ा समझते हैं। चलिए देखिए ये आपका मैं कोशिश की है बनाने की। फॉर अ बैलेंस सिस्टम द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री फेजेस इज 120 डिग्री, ठीक है। और डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज, ये आपको पता ही होगा। लाइन करंट इज इक्वल टू द फेज डिफरेंस of the current in two phase connected to the line, that is current in line R, ये हो गया है current in line Y, current in line B, IR IY IB are the phase current of the डेल्टा कनेक्शन। इस तरह से दोस्तों इस तरह से आप समझ, देखिए ये आपका डेल्टा बना हुआ, ठीक है। अब जो इस यहाँ पर हो गया IB, ये हो गया आपका ये B, ठीक है। ये आपका R ब्रांच और ये Y, ठीक है। तो IB IY IR, अब देखिए इस जंक्शन पे आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक करंट आउटगोइंग है एक करंट इनकमिंग है, ठीक है। तो आई आर माइनस आई बी इधर चला जाए, क्लियर है। अगर हम इन दोनों करंट को जोड़ेंगे देखिए ये भी आउटगोइंग ये भी आउटगोइंग, तो इस तरह से आप लिखेंगे आई आर माइनस आई बी, ये भी आउटगोइंग है और ये भी आउटगोइंग है, प्लस आई बी इक्वल टू इनकमिंग करंट आई आर, तो आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा, इट इज सेटिस्फाइंग द रिलेशन, क्लियर है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर करंट हो रहा है, यहाँ आई वाई इधर जा रहा है और आई आर इधर जा रहा है, तो आई वाई में से आई आर माइनस हो जाए, नेट करंट इधर चला गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आई बी इधर आ रहा है और आई वाई उसके अपोजिट जा रहा है, तो आई बी माइनस आई वाई तरह से आपका बन जाएगा, क्लियर है। तो होप ये वाला बैलेंसिंग को थोड़ा समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ फेजर्स थोड़ा समझते हैं।
और बैलेंस सिस्टम फेजर डायग्राम ये बना हुआ है। आप क्लियर है? अब देखिए वी आर, वी वाई एंड वी बी आर द फेज वोल्टेज। ठीक है, आई आर, आई वाई, आई बी आर द थ्री फेज करंट्स, ये आपके फेज करंट्स हैं। ठीक है, और आई आर, आई वाई, आई बी आर द लाइन करंट। लाइन वोल्टेज lags behind phase current by angle equal to the power factor angle phi. The angle between the lines of the voltage is 30 minus phi. The angle between the current and phase current is 30. ठीक है, देखिए ये हो गया आपका फेज करंट। ठीक है, क्लियर? इस तरह से हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो लाइन करंट और फेज करंट यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ये दोनों बराबर हैं यहाँ पर। क्लियर है? अगर हम इन दोनों को देखें, केवल दो के बीच में हम यहाँ देखें, तो यहाँ पर ये आ रहा है आपका आई एल, यानी लोड करंट जो मेरा आ रहा है वो यहाँ आ रहा है आप। ठीक है, आई आर माइनस आई बी। क्लियर है? अब देखिए लोड करंट मेरा जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में 30 डिग्री बन रहा है, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है द लाइन करंट लैग्स द लाइन करंट लैग्स बिहाइंड फेज करंट बाई। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री आपका बन रहा। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा आपको ये समझ आया होगा। क्लियर है दोस्तों? इसीलिए कोशिश की है मैंने आपको फेजर से समझाने की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी, इन्फिनिटी। दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है, यूनिटी। क्यों सी करेक्ट है? देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? क्यों है अभी देखिए, इसका भी आपको रीजन अभी समझ आ जाएगा। जो बल्ब है, the lamp or bulb produce light as a result of heating effect of an electric current flowing through a filament wire. Okay, okay. And light bulb incandescent light bulb is an electric light with wire filament heated to such high temperature that it glows with a visible light. This made the lamp sensitive to the fluctuation in the power supply, since a small increase of voltage would cause the filament to heat up, reducing its resistance and causing it to draw even more and more power and heat. As it is highly resistive circuit, and the power factor of an lamp is very high, and ideally it is a unity. तो रेसिस्टिव जो हमारे सर्किट्स होते हैं उनका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ठीक है, अब देखिए दो तीन चीज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ बल्ब क्या है, रेसिस्टिव सर्किट है, तो इसलिए यहाँ पर पावर फैक्टर 1 हो गया। क्लियर है? अब देखिए दो तीन चीज हम यहाँ पर समझ लेते हैं, अभी क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता है। तो पहले क्या समझिए, पहला पॉइंट हो गया पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेसिस्टिव circuit is unity. Power factor of an inductive circuit is lagging. ठीक है, power factor of a capacitive circuit is leading। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यूनिटी पूछा है, क्यों? क्योंकि वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है।
बल्ब का जो फिलामेंट है वो एक रेसिस्टेंस की तरफ था, हाई रेसिस्टेंस होता है उसका, तो रेसिस्टेंस होने रेसिस्टिव सर्किट होने की वजह से उसका यूनिटी हो गया। पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट इज लैगिंग। अगर कोई इंडक्टिव सर्किट है तो उसका लैगिंग होगा। क्लियर है? इसी तरह से पावर फैक्टर अगर कैपेसिटिव कोई सर्किट है तो उसका लीडिंग हो। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसलिए आपको दी क्योंकि ज़रूरी नहीं आपसे क्वेश्चन एज इट इज़ वही पूछा जाए, थोड़ा बहुत आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अब देखिए स्टेपर मोटर की यहाँ बात कर। A stepper motor may be considered as a DC to DC, AC to DC, DC to AC, digital to analog. Correct option is digital to analog. क्यों है दोस्तों? देखिए, a stepper motor is a motor in which the motion is in steps. It is incremented device and may be considered as a digital to analog. क्योंकि हर स्टेप वाइज स्टेप वो वर्क कर रहा है। तो डिजिटल में क्या होता है? डिजिटल टू एनालॉग में यही तो होता है आपका कि वहाँ एक क्वांटाइजेशन की बात की जाती है, वहाँ एक प्रॉपर एक स्टेप की बात की जाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ डिजिटल टू एनालॉग। तो अगर कई बार हम बहुत बेसिक चीज़ों से समझें, कई बार चीज़ें हमारे लिए एग्जाम में इजी भी हो जाती हैं, बट हमें वहाँ पर फोकस करना पड़ता है उस क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली। कई बार एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है, तो उससे हमारी क्लैरिटी क्वेश्चन की कई बार मिल जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The main purpose of using core in a transformer is to decrease iron losses, prevent AD current losses, eliminate magnetic hysteresis, decrease reluctance of the common magnetic। तो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे मैक्सिमम टाइम किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफार्मर देयर इज अ प्राइमरी, secondary, and maybe tertiary winding. The performance of a transformer mainly depend on flux linkage। किस पर डिपेंड करती है? फ्लक्स लिंकेज पर बिटवीन दीज वाइंड। ठीक है, जो इन वाइंडिंग के बीच में जो भी फ्लक्स लिंकेज है उस पर उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। और efficient flux linking between these windings, one low reluctance magnetic path common to all windings should be provided in the transformer. This low reluctance magnetic path in transformer is known as core of a transformer। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पर समझ आया होगा और थोड़ी क्लैरिटी आपकी बनी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। Which among the following increases when cell are connected in a parallel? दोस्तों सीरीज और पैरेलल पर बहुत कई बार कॉमन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होगी व्हेन सेल आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ऑप्शंस आर वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, एम्पियर्स, आवर्स और करंट। तो दोस्तों यहाँ पर सभी को यहाँ पर इक्वल मार्क्स मिल गए हैं। इसका कारण क्या है वो अभी हम जब आपकी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए कभी भी आपको आंसर में बेनिफिट कब मिलेगा? सभी को ओपन मार्क्स क्यों कब मिल जाते हैं? कब मिल जाते हैं? जब आपका या तो क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ हो, करेक्ट, या फिर जो ऑप्शंस हैं आपके वो एक से ज़्यादा करेक्ट हो। क्योंकि जनरली जो हमारे यहाँ एमसीक्यूज आते हैं उसमें ओनली वन करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, और एक ही हमें सेलेक्ट करना होता है। तो अगर ऐसा ऑप्शंस बन गए हैं कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं किसी कारण से, तब भी आपको क्वेश्चन में ओपन मार्क्स मिल जाते हैं सभी कैंडिडेट्स को। और ऐसा ही इस क्वेश्चन में। वो कब समझ आएगा? अभी हम जब क्वेश्चन का अभी आंसर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, तो आपको क्लियर यहाँ पर समझ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पैरेलल की बात की है। अगर पैरेलल की प्रॉपर्टीज हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ आएंगी और आप
आप कभी भी इस पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन में गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पर 3.6 वोल्ट की मैंने बैटरी ली है और 3400 mAh की एक बैटरी ले ली। अब इसी तरह से मैंने 4 सेल कनेक्ट कर दी हैं, क्योंकि कर इसलिए दी क्योंकि यहाँ ये भी सेल की बात कर रहा है, तो वही एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पैरेलल में है, तो जब इसका इक्विवेलेंट मैं बनाऊंगा तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सेम वोल्टेज रहता है। ठीक है, सेम यहाँ पर वोल्टेज हमारा सेम हो गया है, करेक्ट है। अब जो कैपेसिटी हमारी होगी वो सारा ऐड हो जाएगा, तो टोटल यहाँ हो जाएगा 13600। तो पैरेलल कनेक्शन में हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर टोटल करंट था आई, यहाँ चला जाएगा I1, यहाँ होता I2, यहाँ होता I3, यहाँ होता I4। तो सेम वोल्टेज डिफरेंट करंट, सेम वोल्टेज और डिफरेंट करंट हो। क्लियर है, सेम वोल्टेज और डिफरेंट करंट होगा। क्लियर है, क्लियर है आपका, वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए पहले समझते हैं थोड़ा सा इसका सीरीज वर्जन भी, फिर वापस आएंगे इसी पे और भी चीजें हम समझेंगे। अब देखिए जब सीरीज में हमारा होता है क्या होता है, एक बैटरी ये है, एक ये है, एक ये है, और ये एक तरह से सीरीज कनेक्शन में हो गया। देखिए दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन में पॉजिटिव पॉजिटिव जो टर्मिनल्स हैं वो एक साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कर देते हैं, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जबकि यही चीज़ जब सीरीज में होती है तो प्लस माइनस से प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से कनेक्शन। तो हमने वही बैटरियां यहाँ भी ली और इनको हमने सीरीज में कन्वर्ट। यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज तो मेरा ऐड होता चला जाएगा। यहाँ पर टोटल वोल्टेज हो गया 14.4, लेकिन बैटरी की कैपेसिटी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, अभी ये भी समझिए, क्योंकि यहाँ पर करंट हमारा सेम आई सेम रहने वाला। करंट यहाँ वोल्टेज डिफरेंट होता है, V1 V2 इसको V3 कहें, 4 कहें, हो सकता है ये डिफरेंट, यहाँ पर सेम है बट अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, कैपेसिटी रिमेन सेम। यहाँ पर कैपेसिटी हमारी सेम हमारी रह गई। क्लियर है, कैपेसिटी सेम रह गई है। यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंट, डिफरेंट वोल्टेजेस और सेम करंट, करंट हमारा। ठीक, अब देखिए एक चीज और समझ लेते हैं, करंट क्या होता है, करंट होता है वी आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी करंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस। और जब पैरेलल इक्विवेलेंट लगाते हैं हम तो इस तरह से फॉर्मूला करंट हमारा निकल, आर माइनस आर बाई एन, ये इक्विवेलेंसी हमारी निकलेगी। तो यहाँ पर करंट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा करंट में, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पर ये डिक्रीज होगा, तो ये वोल्टेज मेरा सेम रहने वाला। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में यहाँ देखिए वोल्टेज मेरा सेम रहने वाला है। क्लियर है, लेकिन इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तभी तो कैपेसिटी चेंज हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा चेंज हो डिक्रीज हो जाएगा। पैरेलल में हमेशा हमेशा आप याद रखिए, ये आप याद रखिए पैरेलल में तो आपका है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, डिक्रीज। ओके, क्लियर है। और यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इक्विवेलेंट इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए करंट मेरा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। क्लियर है, उम्मीद है ये वाला पोर्शन आप समझ आ रहे हैं। देखिए अगर आप कहेंगे तो मैं एग्जाम्पल से भी थोड़ा सा समझा दूंगा, इस तरह से समझ लेते हैं। देख लीजिए, पहले मान लीजिए ये एक रेसिस्टेंस था 1 ओम का।
और इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का दोस्तों। तो अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ए और पॉइंट बी के बीच में मैं इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0.5 ओम। क्लियर है? तो अब ये देखिए, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे भी कम हो गया है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? आप समझ गए? उम्मीद है आपको ये बेटर तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो आप कहें तो और कोई एग्जांपल भी ले। देखिए, ये मान लेते हैं ये 6 और 2 है आपका, ये वापस से ए और बी मान लेते हैं। देखिए, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? ठीक है, क्या कैसे निकालते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? R1 R2, यहाँ R1 प्लस R2। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ से R इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो इसको इन्वर्स कर दीजिए, तो R1 R2/R1 प्लस। करेक्ट? अब देखिए, 6 × 2/6 प्लस, यहाँ 12 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 1.5। यहाँ इक्विवेलेंट जो आपका रेसिस्टेंस यहाँ जो बना वो 1.5 बना। इक्विवेलेंट यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, 1.4 1.5 ओम। दोस्तों, यहीं से हमने ड्राइव किया एल्डर का जो फॉर्मूला है, 1/R इक्वल R1 प्लस 1/R2। अब देखिए, जब एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ R1 R2 और यहाँ हो जाएगा R2 और यहाँ हो जाएगा R2। अब इसको हम इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा R1 R2। यहाँ क्या था? 6 × 2, 6 + 2 12, 8, 4 से हम करेंगे 3 और 2। ठीक है, तो 1.5 आपका ओम आ गया। अब आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं? जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम रेजिस्टेंस। समझ गए? तो हम यही बोल रहे थे, आई इक्वल टू क्या होता है? V/R। एल्डर में वोल्टेज सेम रहना है। ठीक है, अब सेम रहना है। देखिए, वोल्टेज मेरा सेम रहा, रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज हो गया, तो मेरा करंट क्या है? इंक्रीज होना ही होना है। तो यहाँ पर करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमने ये देख लिया है कि जो एमएएच है वो भी हमारा यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शंस क्या दिखाई दे रहे हैं? तो क्वांटिटी द फॉलोइंग इंक्रीज, करंट भी इंक्रीज हो जा रहा है और एमएच भी। तो यहाँ दो ऑप्शन दोस्तों यहाँ करेक्ट हो गए, इस वजह से आपका ये गलत होगा। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? अगर हम यहाँ पर देखें, वोल्टेज क्या रहा हमारा? सेम। देखिए, अगर इन पर भी हम कमेंट करते हैं, एल्डर के केस में अगर हम इन पर कमेंट करते तो वोल्टेज मेरा रहा सेम। सॉरी सॉरी, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट और किसी कलर से ले। देखिए, अगर वोल्टेज की मैं बात करूँ, वोल्टेज मेरा क्या रहा पैरेलल में? रेसिस्टेंस मेरा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यही तो हमने देखा भाई, इंटरनल रेसिस्टेंस ही तो है जो है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मेरा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, रेसिस्टेंस डिक्रीज होने से, ठीक, आप ये देखिए, ये क्या बढ़ गया है? एम्पियर आवर्स मेरा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। और ये करंट, ये भी मेरा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको प्रॉपरली दूर करने। क्लियर है? तो इतने सारे पॉइंट हमने यहाँ समझ लिए। चलिए, मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, वेल्डर की बात है, यहाँ रेसिस्टेंस पे एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये रेसिस्टेंस दिया होता इस तरह, ये R1 हो, R2 हो। ठीक है, ये ए और बी। अब इसका मुझे अगर इक्विवेलेंट मुझे बनाना हो ए और बी के बीच में, ये मुझे इस तरह से ए और बी आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट होता है R1 R2, यानी आप डायरेक्टली उसको जोड़ दो। लेट सपोज इसको मैंने कहा 2, इसको कहा 6, 2 + 6 और ये मेरा सीधा 8 ओम हो जाता है। तो पैरेलल में यहाँ यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है
उससे भी बड़ा रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ आर की वैल्यू इंक्रीज। क्लियर है दोस्त? बहुत क्लियर आपको, क्लियर है? चलिए, उम्मीद है ये पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या आपको समझ नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशेंट है, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे बाकी चीज़ें, समझेंगे। तो आप देखते रहिए लेक्चर सीरीज़, और उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें यहाँ पर मिल रही होंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहे हों, तो हो सकता है हमारी नॉलेज की कमी भी हो सकती है उन पर्टिकुलर पोर्शंस में, या हो सकता है कि हमने वो उस टॉपिक में उतना डेप्थ करके आपको ना समझाया हो। ये भी हो सकता है कि हमारी नॉलेज हो पर हमने उतना डेप्थली डीपली आपको वहाँ पर नहीं समझाया। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ चीज़ चाहिए पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में, दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर लगेगा तो हम उस प्रॉपर वीडियो एक कोई नया बना देंगे आपके लिए, ताकि आपकी नॉलेज इन्हेंस हो। पर हमारा मेन पर्पज़ यही है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, शेड्यूलाइज की, उसमें आप सफल हों, उसमें आपका सिलेक्शन हो और आप जेटीयू बने, यही हम चाहते हैं। इसी के लिए हमारा ये प्रयास है आपके लिए। फिर भी कोई क्वेरी है, फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमें ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको बेहतर बनाने। ठीक है दोस्तों? ओके, उम्मीद है आप वो सब चीज़ें करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पर करूँगा, और जाने से पहले वही आपसे एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें लेकर आए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।